हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम पहुंचे हैं गोहाना में। इनेलो का कार्यालय है और लगातार चुनावी साठगांठ लगातार जारी हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद टिकटें मिली हैं और उसके बाद अभी हर कैंडिडेट चुनावी नब्ज टटोल रहा है आम जनता के बीच में जाकर। हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ISO, उसके प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र हुड्डा जी। स्वागत है आपका जी। क्या मान रहे हैं कि स्टूडेंट कितना योगदान दे पाएंगे इस सीट पर? देखो, जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनको इन्होंने जिस तरह बड़गला नहीं देते हैं, उनको झूठ बोलना इस तरह के करना चैनलों पे चलवा दिया। लोगों के अध्यादेश है, किसानों के अध्यादेश हैं, वो लोगों के हित में है। तो उसकी सच्चाई एक जो स्टूडेंट है ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहीं बताएंगे उनकी सच्चाई क्या है। और वही इस चीज़ में एक्टिविटी में इलेक्शन वगैरह वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो अपने माँ बाप को, अपने दादा को, अपने काका ताऊ को वहीं समझाएंगे कि अध्यादेश क्या है। ये अध्यादेश नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट है और उस पर साइन कर रखे हैं। तो ये इसमें क्या है, किसान अपनी मर्ज़ी से फसल नहीं उगा सकता, अपनी मर्ज़ी से कहीं बेच नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से कोई रेट निर्धारित नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से मजदूर होकर काम करेगा खुद के खेतों में। आने वाला समय ऐसा हो जाएगा तो किसान अपनी ज़मीन बेचने में मजबूर हो जाएगा। क्या मान के चल रहे हैं इनेलो का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा जिससे कि वोटर प्रभावित होकर इनेलो कैंडिडेट को वोट देंगे? देखो, हमारा एजेंडा दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। कोई जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगना, ना उनके पास कोई मुद्दे होते नहीं। दूसरी हमारे पास कोई सेंटर की वो नहीं है कि हमने किसी गांधी परिवार के नाम पे वोट मांगनी पड़े। और हमारे पास तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ हैं, जिन नीतियों पे पूरा देश जब चला था, एक किसानों की आवाज़ उठी थी। तो कहाँ से एक गरीब परिवार के लोगों ने और किसानों ने कैसे आवाज़ उठा के कहाँ से प्रधानमंत्री पद तक पहुँचाए। और किसानों के मसीहा थे, वो किसानों की आवाज़ उठाते थे। अगर आज के समय चौधरी देवीलाल जी होते तो किसानों के ऊपर लाठियाचार्ज नहीं होती। हमारी तो विचारधारा चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है। और एक तो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा, दूसरी एक मेहनती मजबूत एक लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा, तीसरी विचारधारा हमारे पास चौधरी अभय सिंह चौटाला की विचारधारा, जो मजबूत हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं, विधानसभा हो या बाहर हो, रोड पे हो। तो हमारे पास तो ऐसी मजबूत विचारधारा नहीं है, ऐसी वैसी मजबूत विचारधारा है। हमने कहीं से विचारधारा लेने की ज़रूरत नहीं है, धर्म की, जाति की कोई विचारधारा। हमारे पास तो खुद की पार्टी की विचारधारा है। इनेलो का गढ़ माना जाता है बड़ौदा, लेकिन कुछ दिन के बाद बदलाव आया और आप जिस हलके से हैं किलोई से, वहाँ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आजकल इस एरिया में बड़ा प्रभाव माना जाता है। क्या मानते हैं कि वो पुराने दिन वापस कैसे ला पाएगी इनेलो? किस प्रकार से ये सब हो सकता है? देखो, इनेलो का जो यहाँ 32 साल गढ़ रहा है, बड़ौदा हल्का चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चला है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ चला है। तो अब वही दौर आएगा दोबारा, क्योंकि लोगों के बीच में ऐसा हो गया था कि कांग्रेस की तरफ जाएं। को भूपेंद्र हुड्डा ने ये यहाँ पे ये चला दिया था कि मैं अपना हूँ, चौधर के नाम पे वोट दो, ये चौधर बाहर चली जाएगी, इस तरह की बात की। लेकिन बड़ौदे हल्के को कहीं ना कहीं इस तरह किया कि मैं इस तरह के नारे दिए यहाँ पे। लेकिन लोग समझ गए, जो एक अध्यादेश जो देश के अंदर आया, 3 जो कानून आए हैं, जो एक डेथ वारंट आया किसान का, इसमें भूपेंद्र हुड्डा ने खुद साइन कर रखे हैं। तो लोगों को इस चीज़ का ही पता लग गया। दूसरी बात यह, जो विपक्ष की भूमिका जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने निभानी चाहिए थी, वो भी नहीं निभा पाए। उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। नहीं तो 5 दिन का सेशन 3 घंटे में ख़त्म नहीं होता अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए डट के सामना करते और विधानसभा में उनकी खिलाफत करते। तो आज और ही रुझान हरियाणा के होने थे। किसानों का आंदोलन हुआ, जब कहीं पे नहीं जाना, मंडियों में आढ़तियों के साथ ऐसा हो रहा था। और गेहूं की जो फसल थी उसकी खरीद होने के 1.5-2 घंटे तक किसानों के खातों में पेमेंट नहीं आई। उस समय भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उनकी आवाज़ उठाई, लोगों उनको सरकार को मजबूर किया, उनकी खातों में पेमेंट आई। 1.5-2 महीने बाद, जिसका हज़ारों करोड़ रुपये ब्याज बनता था, सरकार और अधिकारी उसको खा गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद जिस कैंडिडेट का नाम उछल के आया था वो नहीं आ पाया और बड़ी खेमेबाजी के कारण आजकल कांग्रेस में नया कैंडिडेट आया है, क्योंकि बड़ी खेमेबाजी चल रही है। उसका कितना फ़ायदा मिल पाएगा इनेलो को? क्योंकि जो वोटर बीजेपी को नहीं जा रहे, उनको कैसे खींचेगी इनेलो अपनी तरफ? देखो, ये खेमेबाजी का काम भूपेंद्र हुड्डा जी का कभी से रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जी को एक दीपेंद्र को छोड़ के दूसरा
आदमी बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी रोहतक सोनीपत झज्जर में एक भी एक्टिव पॉलिटिक्स में एक भी कोई लड़का बता दो किसी भी पार्टी का कि कहीं कोई बर्दाश्त नहीं है। चौधरी साहब को ऐसी कोई भी चीज़ कोई ऐसे बर्दाश्त नहीं है। और दीपेंद्र को छोड़ के एक भी इसको बर्दाश्त नहीं है। नहीं तो क्या श्री कृष्ण हुड्डा परिवार का एहसान कैसे भूल सकता, जिस परिवार ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी सीट छोड़ के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, उस परिवार को अनदेखी कर दी। और गुटबाजी हमेशा से चलती रही है। अब भी 7 मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं हरियाणा के अंदर। शैलजा अलग से मुख्यमंत्री बनने की बोलती है, अशोक तंवर अलग से बोलता है, और ये रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अलग गुट है। तो इनके अलग अलग गुट है और गुटबाजी की वजह से ये सब हो रखे हैं। इनको मतलब नहीं है किसान परेशान हो, दलित परेशान हो, जाट परेशान हो, गुज्जर परेशान हो, कोई भी बिरादरी परेशान हो, किसान। इनको तो अपने समीकरण अपने आंकड़े बैठाने हैं, कैसे फिट बैठते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब इतने MLA होने के बावजूद भी कहीं विरोध नहीं हुआ, किसानों की आवाज़ नहीं उठी कहीं भी। सेंटर में 10 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार है। किसी भी सेंटर के अंदर किसी भी वहाँ कहीं भी संसद में या कहीं भी किसी भी कांग्रेस ने कहीं भी इसका अध्यादेश का विरोध करने का काम नहीं किया। जो किसानों का डेथ वारंट आया है इसके साथ ही सब चले, नहीं तो विरोध करते। विपक्ष की भूमिका अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी निभाते, वो इसलिए नहीं निभा पाए, इतने गुट बने हुए हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा उसकी आवाज़ उठाता तो रणदीप सुरजेवाला और अशोक तंवर किरण इनका ये होता कि ये कैसे आगे आ रहा है, तो वो करते। तो इनमें गुटबाजी है, इनको अपने से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं। गुटबाजी ऐसे कर दी और इसी गुटबाजी की वजह से हरियाणा में बीजेपी की वापसी हुई। देखो राव इंद्रजीत के साथ अशोक तंवर, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी और कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सबके अपने अपने वो बना रखे हैं। कैसे कैसे हालात इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदा हुए। अब भी गुटबाजी है, कुछ नहीं है इनके पास। इन्होंने अब हरियाणा के साथ और बड़ौदा हल्के के साथ ऐसा गलत काम किया, सब के साथ एक ऐसा मैसेज गया, ये किसी का नहीं हो सकता। जिस परिवार की इतनी बड़ी कुर्बानी थी, क्या जीता हुड्डा के साथ, इसके परिवार के साथ जो किया गया, क्या ये ठीक है? और दूसरी पार्टी रही जेजेपी ने जो बार बार किसानों की आवाज़ उठाने की बोल के, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को बोल के उनको गिरवी रख दिया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को बीजेपी की गोद में बैठ गए। कहाँ अब इनकी मुख्यमंत्री पद की दौड़ कहाँ है? ये इन्होंने जो गद्दारी की थी ना, वहीं तक सीमित होकर रह गए। नहीं तो आज जेजेपी के सभी घर बैठे हैं। दिग्विजय विदेश भाग गया, दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो गया, निशांत सिंह बोला कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ, परसों रिपोर्ट आई है। तो नैना तो आती नहीं है इलेक्शन में, तो सब घर बैठ गए हैं। ये तो अब किसी न किसी बीजेपी के कहे पे काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे पे। एक तो ये इसमें पूरी तरह बीजेपी में मर्ज हो गए, दूसरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा CBI के डर में काम कर रहे हैं। सरकार गठबंधन की है, लेकिन कैंडिडेट जो आए हैं बड़ौदा से वो बीजेपी के हैं। जेजेपी वाले कुछ वोटर्स को किस प्रकार से इनेलो लुभा पाएगी? क्या मानते हैं कि सभी वोटर आपकी तरफ आकर्षित होंगे या बीजेपी की तरफ ही जाएंगे? देखो जेजेपी तो एक दिहाड़ी का काम कर रही है, दिहाड़ीदार मजदूर नहीं होते हैं। ये तो बीजेपी के उसका काम कर रहे हैं। इनका ना झंडा बचा ना डंडा बचा, ना इनकी विचारधारा बची। इनका तो बिल्कुल सभी को ऐसे टाइम पे कोरोना हो गया है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी के कहे पे काम चल रहे हैं। दूसरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा CBI केसों से डरे हुए हैं, 5 केस हैं उनके ऊपर, 3 केसों में तो 4 सीट हो रखे हैं। तो वो भी अपने ऐसे चल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। किसान, दलित, मजदूर, जाट, नॉन जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, कोई भी परेशान, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपने उससे मतलब है। ये देखो ना, जेजेपी के यहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले 3 घंटे पहले चेयरमैन बन के आते हैं। वो चेयरमैन इसलिए बनाए गए कि इस इलेक्शन में कोई वो नहीं करे और बीजेपी की वोट मांगे। लेकिन जेजेपी का वोटर कभी बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाएगा। जो यहाँ का वोटर था ना, जो 32,000 पिछली बार वोट आई थी जेजेपी की, वो घर वापसी करेंगे, इनेलो में ही आएंगे। जेजेपी के इतने समझदार वोटर हैं यहाँ के बड़ौदा हल्के के, उनको पता है जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी को जेल में भेजवाने का काम जिस पार्टी ने किया, वो उस कांग्रेस की तरफ कभी नहीं जाएंगे। और दूसरी एक हत्यारी सरकार है जिसने हरियाणा 4 बार जलवा और हरियाणा का भाईचारा खराब करने का काम किया, और जिसने एक डेथ वारंट किसानों को दबाने का जिसने काम किया, वो बीजेपी की तरफ भी नहीं जाएंगे। वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को समझेंगे और वो घर वापसी करेंगे वो वोटर।
आपने कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीबीआई केसों के डर के मारे बीजेपी का साथ दे रहे हैं। क्या मानते हैं सीट आवंटन के दौरान भी इसी प्रकार के प्रेशर के कारण आपस में प्रत्याशियों की फेरबदली अदला बदली की गई? ये तो बिल्कुल सच्चाई सामने है। जिस दीपेंद्र हुड्डा के लिए, अपने बेटे के लिए राज्यसभा तक सेंटर को आंख दिखा सकता है, सेंटर को धमका के, मंत्रियों को ये दिखा के मेरे पास इतने मंत्री है, दीपेंद्र को राज्यसभा भेज सकता है और ब्लैकमेल करके एक रैली कर सकता है। ये बोल सकता है अगर ये नहीं करोगे तो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा या मैं अलग पार्टी बना लूँगा। उस एक दीपेंद्र के लिए, अपने बेटे के लिए इतना लड़ सकता है, यो सेंटर में राज्यसभा भिजवाने के लिए। क्या अपने बेटे से अलग किसानों की आवाज़ नहीं उठा सकता? किसानों पे लाठीचार्ज हो, 85 साल के बुजुर्गों के सिर पैर तोड़े गए। इस हरियाणा में कितनी बार अन्याय हुआ, प्रदेश 4 बार जड़ा, एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। और अब उसके लिए, दीपेंद्र के लिए तो सेंटर को आंख दिखा सकता है। लेकिन जब श्री कृष्ण हुड्डा परिवार के वोट में उनको सीट देने की बात है, उसको अनदेखा करके, जिस परिवार का इतना बड़ा इनके ऊपर त्याग था, उनको अनदेखा करके उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता था क्या ये? तो इसका सब फिक्स है, बीजेपी के कहे पे चलेगा। और ये पहली बार नहीं, पहले भी एक शाही कांड हुआ है राज्यसभा में, जब सुभाष चंद्रा जी को भेजा गया था। पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कहने की नहीं होती, बहुत सारी बात है। ये हरियाणा है, सब जानता है। तो ये थे हमारे साथ आईएसओ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र हुड्डा। उनसे बातचीत की हमने, इनेलो के बारे में बहुत कुछ बताया आपको। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ जेजेपी और बीजेपी की बड़ी पर्दे उठाए उन्होंने। आपको कैसी लगी बातचीत हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।